ಹಲೋ. ಅಂಕಲ್, ಏನಾಯ್ತು ಮಹಿ? ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಂಕಲ್, ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ನರೇಶನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಕಲ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಸೋತವ್ರಿಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮನೆ ಮದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಕಲ್ ಅದು? ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಹಿ, ನೋಡು. जिंदगी का मतलब सिर्फ जीवन या मृत्यु नहीं है, जीवन और मृत्यु के बीच की लगातार कश्मकश है। उस कश्मकश में जो जीत गया उसे कहते हैं फतेह की मिसाल, और जो हार गया उसे अनुभवी कहते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने फतेह हासिल की है। जिंदगी के कश्मकश में कई तूफानों का सामना करने के बाद आज इस मुकाम पर बैठा हूं, और उसकी वजह बहुत सारे लोग, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था, हर मुकाम पर जीतने का जज्बा, और उसके पीछे सिर्फ एक इंसान है, वो है मेरे पिताजी गणपतराव पाटिल। जो धूप में रुकाना, वो हाथों में हाथ लेके चला, वो मिट्टी को छू कर सोना किया, अंधेरों को भी रोशन किया, तू ही तो मेरा देवता। मेरी माँ का नाम पुष्पलता है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मेरी दीदी और मेरी छोटी बहन। हम मूल रूप से महाराष्ट्र से हैं। साल 74 में मेरे पिताजी अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ आ गए तुमकुर में। तब वो सोना चांदी पिघलाने की एक दुकान में काम किया करते थे। तकरीबन 1 साल उन्होंने वहाँ काम किया। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे काम करते थे। उनके घर में 7 से 8 लोग थे। उन सब के लिए वो कम से कम 25, 30, 40 चपाती अकेले बनाते थे। उन सबको चपाती खिलाने के बाद ही वो खुद खाया करते थे। उन्होंने वहाँ इतने साल चुपचाप काम किया, बिना कोई पैसे के झिकझिक किए। एक दिन उनके भाइयों के साथ झगड़ा हुआ। उनके भाइयों ने कहा कि गणपतराव, हम आपको यहाँ रख नहीं सकते, आप निकल जाओ। तब मेरे पिताजी वहाँ से गाँव आ गए। वो हिंदी पिक्चर हीरो विनोद खन्ना की तरह दिखते थे, बिल्कुल सेम। ज्यादा कुछ अंतर नहीं था, बहुत अच्छे दिखते थे। वो कुश्ती खेलने के लिए जाते थे। फिर एक दिन मेरे पिताजी ने उन्हें देखा। सिर्फ उनके कुश्ती का खेल देखकर ही मेरे पिताजी ने उन्हें पसंद कर लिया। उसके बाद हमारी शादी हो गई। उन्होंने अपने पिताजी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। हमारी दादी थी जिन्होंने अपने गुड़ बेचने वाली गाड़ी बेच दी, और जिससे कुछ 500 रुपए मिले थे, और वो पैसे उन्होंने मेरे पिताजी को दिए और कहा कि कुछ करो। सिर्फ 500 रुपए लेकर वो वहाँ से निकले थे। रोज सुबह उठकर दुकान ढूंढने के लिए निकल जाते थे। जब थक हार कर वो सोना चाहते थे, होटल जाकर सोने की तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो पैसे शायद खाने के लिए भी काफी नहीं थे। तो शाम को जब दुकानें बंद हो जाती थी, तब वो वहाँ सो जाते थे। जो पैसे लेकर निकले थे खत्म हो रहे थे। तब उन्हें एक दुकान मिली।
तब फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम थी। तब उनकी मदद की मेरी माँ के पिताजी ने, रामरी चौहान जी ने। मेरे पिताजी ने नाना जी से कुछ पैसों की मदद मांगी तो उन्होंने एडवांस में उनकी काफी ज्यादा मदद की। काम शुरू हो गया था, लेकिन वो काम शुरू कहाँ से किया? नॉट बाय 100 by 100, 10 by 10 की शॉप से। जिंदगी की शुरुआत उस दुकान में कटी जहाँ बीच में एक दीवार थी, एक तरफ मैं थी, दूसरी तरफ वो काम करते थे। दीवार के उस तरफ एक भट्टी हुआ करती थी जिससे धातुओं को पिघलाने का काम करते थे। वो अकेले काम करते थे और मैं दीवार के इस तरफ थी। हम ऐसे ही रहते थे, हम वही रहते थे, वही खाना पकाते थे, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करते थे। जिस कोयले से वो काम किया करते थे उसी कोयले का इस्तेमाल करके मैं खाना पकाती थी। गिन के सिर्फ 2 बर्तन थे, चावल बनाने के लिए एक छोटा बर्तन और चपाती के लिए बर्तन था। मेरे पति इतने ईमानदार व्यक्ति थे, आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हमारा परिवार इतना सुखी था, कभी किसी बात का दुख नहीं दिया उन्होंने। जितना भी था, जैसे भी थे, हम खुश थे। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता था। उनका यही स्वभाव मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तब बच्चे नहीं थे, यानी शादी के 5 साल तक हमें बच्चे नहीं थे। क्योंकि शादी हुई थी तब उम्र कम थी। हमारी मन्नतों की वजह से, हमारी प्रार्थना की वजह से मेरी बड़ी बेटी अनीता हुई। वो बचपन से ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। जब डॉक्टर ने पूछा आपकी बेटी इतनी प्यारी कैसे, तब मैंने कहा मेरे पति भी ऐसे ही हैं। एक बार जब मैं गांव गई थी, मैंने वहाँ एक सीरियल देखी। उस सीरियल में पैसों के एक पेड़ की कहानी चल रही थी। तब मैंने अपने पापा से पूछा, पापा अगर हमने ये पौधा लगाया तो क्या हमें पैसे आएंगे? पापा मुझे ले गए, एक छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें एक सिक्का डाला और कहा कि एक 10 दिन में ये पौधा बड़ा हो जाएगा। और उस पौधे को रोज जाकर मैं पानी डाला करती थी। पानी डालने के बावजूद जब 10 दिन के बाद भी वो पौधा बड़ा नहीं हुआ, तब मैंने पापा से पूछा, पैसों का पेड़ तो उगा ही नहीं, अब क्या करें? तब पापा ने जवाब दिया, वो पैसों वाला पेड़ नहीं उगेगा क्योंकि मुर्गी ने उसके बीज को खा लिया है। जब भी मैं कोई सीरियल देखती थी, उसमें जो भी चलता उसे प्रैक्टिकली समझाने का काम मेरे पापा हमेशा करते थे। चाहे कोई पेड़ हो, पौधा हो, खेत में जो कुछ भी था, मेरे पापा हमेशा डिटेल में समझाते थे। 2 साल बाद मुझे बेटा हुआ। जब हमें बेटा हुआ तब हम बहुत खुश थे। हमारे यहाँ लड़कों को बहुत लाड प्यार मिलता है। हमारी तीसरी बेटी का नाम लक्ष्मी है। हमें 2-2 साल के अंतर में 3 बच्चे हुए। तुमकुर का सबसे टॉप स्कूल है विद्या निकेतन स्कूल, सेंट मैरी स्कूल और बिशप। उस वक्त मेरे पिताजी ने मेरी दीदी को विद्या निकेतन स्कूल में एडमिशन दिलवाया। मेरा भी एडमिशन विद्या निकेतन स्कूल में करवाया। जब मेरी छोटी बहन का एडमिशन करने गए, स्कूल ने 2 से ज्यादा एडमिशन के लिए मना किया। सिर्फ हम दोनों का एडमिशन हुआ। पापा ने कभी महसूस होने नहीं दिया कि हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है। हम जो भी मांगते थे हमें मिल जाता था, पर आसानी से हमें कुछ देते नहीं थे। वो कहते हैं ना, बच्चे जब भी कुछ मांगे तुरंत नहीं देना चाहिए। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं खुद माँ बनी। मेरे पिताजी की कही बात मुझे आज भी याद है। वो बात ये है कि मेरे पिताजी होलसेल का काम करते थे और मैं भी उनके साथ जाता था। एक बार एक ज्वेलर वाले ने मेरे पिताजी से कहा कि तुम यहाँ किसी को माल नहीं बेचोगे, सिर्फ मुझे ही बेचोगे। तुम 100 ग्राम बनाओगे तो मैं ही खरीदूंगा, 200 ग्राम बनाओगे तो भी मैं ही खरीदूंगा। तब मेरे पिताजी ने ठीक है बोलकर वापस घर आ गए और मुझसे कहा कि बेटा विश्वास, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बेचूंगा तो सबको बेचूंगा। तो मैंने कहा पिताजी सब कुछ वही खरीद लेंगे, हम उन्हें ही बेच देते हैं और हमें दुकान दुकान भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। नहीं विश्वास, ये गलत है। अगर आज मैं हूँ तो उन 50-60 दुकानदारों की वजह से मैं हूँ। उन 50-60 लोगों में 1 मुझे धोखा देगा, 2 मुझे धोखा देगा, लेकिन बचे हुए 55-58 लोग हमारे साथ हमेशा ईमानदारी से काम करते रहे। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम एक के साथ काम करते हैं और मान लो अगर वो कल बर्बाद हो गया, ऐसे में हमारा क्या होगा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस विश्वास, ऐसा कहकर उन्होंने कहा कभी एक पर भरोसा मत करना। और ये बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा है। सुबह सुबह उनके जगाने का तरीका कुछ स्पेशल था, अलग था। जब मैं सोने के लिए जाता था, वो क्या करते थे, एक दिन पहले पूछते थे, क्या तुम चलोगे मेरे साथ वॉकिंग या जॉगिंग चलोगे? मैं मना करता था। अगर आप जानना चाहते हैं वो मुझे कैसे उठाते थे, फैन ऑफ कर देते थे। ट्रिंग ट्रिंग हमारी बेल की आवाज। वो हमारी डोरबेल तब तक बजाते थे जब तक कि हम उठकर पिताजी हम जाग गए, तब तक वो बेल ऑफ ही नहीं करते थे। पहले से ही मेरे पिताजी की वजह से मेरी फैमिली में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है। मैं खुद पूरी तरह फोकस होकर काम करने का एकमात्र कारण ये है क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ।
वो शॉटपुट में नेशनल लेवल तक खेल चुका है, शटल तक खेल चुका है, वॉलीबॉल खेल चुका है, क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है तो क्रिकेट भी खेल चुका है, सारे स्पोर्ट्स वो खेल चुका है। साथ ही साथ उसकी एजुकेशन भी काफी अच्छी रही है। मैं एक स्टेट रिकॉर्ड होल्डर हूँ। साउथ इंडिया में साउथ जोन में मैं 2 टाइम विनर रह चुका हूँ। एक बार नेशनल जीता हूँ, 2nd प्लेस आया था मुझे। मैं एक शॉटपुट एथलीट हूँ। इसका श्रेय मैं मेरे कोच उमाकांत को देता हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने कई जगहों पर गोल्ड मेडल जीता हूँ। कंटिन्यूसली 3-4 इयर्स मैंने मेरे स्टेट में किसी को भी जीतने नहीं दिया। अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 बॉयज में मैं हमेशा फर्स्ट रहा हूँ और इसकी वजह है मेरे पिताजी और साथ ही साथ मेरी माँ सुबह मुझे पौष्टिक खाना देती थी, जिसकी वजह से मैं तंदुरुस्त रहा हूँ। शॉटपुट में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ग्रेट स्टैमिना। मुझसे भी ज्यादा ताकतवर, मुझसे भी ज्यादा चौड़े लोग आते थे। मेरे इन हाथों के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। सबको हार का सामना करना पड़ा और मैं जीतता गया। एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स के लिए हम लोग एक छोटे से ट्रिप पे गए थे। तब कुछ लोकल लड़कों के साथ हमारी थोड़ी सी हाथापाई हो गई और जोश में हम 10-15 लोग लड़ पड़े। और शाम के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग ट्रक भर के लोग ले आए और हमारे साथ जो लड़ रहे थे उनमें से कोई भी शाम को मौजूद नहीं था। जब नज़र घुमाया तो मेरे साथ विश्वास खड़ा था, संदीप था। उस दिन उस सिचुएशन से किसी न किसी तरह बाहर आ गए, लेकिन एक टीम की तरह गए थे। लेकिन जब वापस आए तब पता चला जब भी कोई लड़ाई होती है तो हमारे साथ वही लोग खड़े रहते हैं जो हमारे रियल फ्रेंड्स है, वही आखिर तक टिकते हैं। तब वैसी क्वालिटी सिर्फ विश्वास में दिखाई दी। जब निकले थे तब टीम मेंबर्स की तरह थे, लेकिन लौटते वक्त बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। काफी सारी मुशक्कत के बाद पिताजी ने एमजी रोड में एक जगह खरीदी। 1994 में पिताजी ने वहां बिल्डिंग बना दी। उस वक्त भी मेरे पिताजी का विजन इतना कमाल का था, यू वोंट बिलीव। एमजी रोड वाज द हॉटस्पॉट। तब 2 जगह थी, एमजी रोड और चिकपेटे। सिर्फ यही 2 बड़ी रोड्स थी। तब ये बीएच रोड, छोटी छोटी रोड्स तो बनी भी नहीं थी। उस वक्त जब मेरे पिताजी ने बिल्डिंग बनाई थी तब इस बिल्डिंग में एक सामने शॉप थी। 10x15 का एरिया था। उस दुकान को विश्वास ज्वेलर्स करके नाम रख दिया। उस वक्त उन्होंने लॉकर रूम बनाया, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रूम बनाया। सोचिए मेरे पिताजी का विजन कितना कमाल का था। वो सब कुछ अपने बेटे के लिए करना चाहते थे। 94 में उन्होंने उस दुकान को बनाया। 2004 तक उन्होंने उस दुकान को कभी रेंट पर नहीं चढ़ाया। मैं बार बार कहता रहा, पिताजी इसे रेंट पर चढ़ा दीजिए, कम से कम रेंट तो मिल जाएगा। नहीं विश्वास, मेरा सपना है कि इस दुकान को तुम ही चलाओगे। भले आज चलाओ या 5 साल के बाद चलाओ, मैं किसी को रेंट पर नहीं दूंगा। मुझे इससे कोई भाड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारी तरक्की देखनी है। मेरी MBA स्टडीज के बाद मैंने सोचा कि चलो दुकान में बैठकर कुछ करता हूँ, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं विश्वास, तुमने इतनी पढ़ाई की है, तुम्हें और जानकारी होनी चाहिए। तुम कहीं नौकरी पर लग जाओ, तुम्हें ये काम समझ में आएगा। उसके बाद मैंने HDFC लाइफ में 4-5 महीने काम किए। तब मुझे लगा कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं ऐसे ज्वेलरी शॉप बनाना चाहता हूँ, वहाँ मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। बाद में मैंने ज्वेलरी की दुकान शुरू कर दी। जब मेरे बेटे के शादी की बारी आई तब मेरे पति ने काफी लड़कियां देखी, लेकिन मेरे बेटे को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। उसने बहुत सारी लड़कियां देखी। लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। उसके काफी सारे डिमांड्स थे। हमने ऑलमोस्ट 50-60 लड़कियां देख ली थी। फाइनली बैंगलोर में एक लड़की मिली। तब जाके उसने फाइनली रूपा को पसंद किया। बैंगलोर में उन्होंने एक एयर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया था। जब वो पहली बार मुझे मिलने आ रहे थे, मुझे पता नहीं था वो मुझे देखने आ रहे हैं। क्योंकि एयरपोर्ट नया था तो मुझे लगा कि गेस्ट आ रहे हैं एयरपोर्ट देखने के लिए। मैं वही सोच रही थी। जब फेस टू फेस देखा तो मैं उन्हें अच्छी लगी। जिस तरह चलकर वो मेरे सामने आई मुझे आज भी याद है। उसके दूसरे स्टेप में ही मैंने कहा, माँ कुंडली मिले या ना मिले, अगर जरूरत हो तो पंडित को 2 पैसे ज्यादा दे दो, लेकिन शादी तो मैं सिर्फ इसी लड़की से करूंगा। मेरे बेटे ने कहा रूपा बहुत खूबसूरत थी। तब मैंने उससे एक सवाल पूछा, तुम इतने बड़े जगह पर काम करती हो तो शादी के बाद मेरे घर में कैसे रहोगी? तब मैंने उनसे ये कहा कि मुझे किसी और का पता नहीं, लेकिन मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया था कि अगर उनके घर वालों को तुम्हारा काम करना पसंद नहीं तो मत करो। तुम्हें जो करना है अभी करो, आगे चलकर मेरी ही चलनी चाहिए, ऐसी जिद कभी मत करना। चलो कम से कम 1 साल 3 साल तक काम कर लूंगी, चलो कम से कम जॉब तो है, ये सोचकर मैं वहाँ चुपचाप काम कर रही थी। शादी फिक्स हुई, सब कुछ हो गया। रेजिग्नेशन देते वक्त मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया। तभी मैंने मम्मी पापा को भी कॉल नहीं किया। सबसे पहले मैंने मेरे सासू माँ को बताया। मैंने कहा माँ मैं आज अपना रेजिग्नेशन देने जा रही हूँ। उस वक्त मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने वहाँ तकरीबन 3 साल तक काम किया था।
उनकी शादी तो बहुत खास थी। हमारे घर में जो हटकर शादी हुई थी वो उसकी हुई थी। उनकी शादी में जो अरेंजमेंट्स हुए थे, मेरे चाचा के फैमिली से लेकर मेरी सास, उन सब के लिए एक यूनिक तरह की रेशमी साड़ी की जो ट्रेंड लाई थी वो विश्वास ने लाई थी। सबके लिए ये बड़े बड़े नेकलेसेस उसने मुझे भी गिफ्ट दिया था उसके शादी के वक्त। दीदी तुम्हें ये बड़ा नेकलेस पहनकर ही शादी में आना होगा, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। उसके जो देखने का नजरिया था ना, वो हमेशा से बड़ा ही था। उस शादी में वो घोड़ी पर बैठा था। उस सिचुएशन में भी वो लोगों को कह रहा था वहाँ ये कम है, वहाँ ये मैनेज करो, देखो वहाँ एंट्री होने वाली है, वहाँ ये सारी चीजें नहीं है, उसे प्लीज रेडी करो। घोड़ी पर बैठकर भी दूल्हे तो आराम से बैठ जाते हैं ना, वैसा वो बैठा नहीं था। वहाँ बैठकर भी वो कैलकुलेशंस कर रहा था, कहाँ कैसे मैनेज करना चाहिए। ये बात उससे सीखनी चाहिए। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब 3-4 महीने में ही मैं उससे मिलने के लिए एक बार बैंगलोर गया था और उस वक्त एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। हम गोडाउन में एसिड के कैंस रखते थे। एक लड़का जो काम करता था उसने एसिड कैन को दूसरे एक छोटे से कैन में डालकर उसे यहाँ दुकान में लाना था। जब वो ये काम कर रहा था तब मेरा बेटा उसे दूर से देख रहा था और दूर से उसे समझा रहा था कि तुम्हारे हाथ से वो कैन गिर सकता है। और जैसे ही वो बता रहा था इतने में वो कैन नीचे गिर ही गया। वो बॉटल के फूटने के बाद वो एसिड मुझ पर गिरा। सो इट वॉज अ डिजास्टर फॉर मी, जिसकी वजह से मेरा पूरा चेहरा जल गया था और आज भी छोटे मोटे घाव हैं। वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अभी शादी होकर 6 महीने भी नहीं हुए थे और इतना बुरा हो गया। और दिन रात इसी टेंशन में थी मैं। तब माँ ने मुझे संभाला और कहा, बेटा ये सब कुछ नेचुरल है, ये तुम्हारे साथ शादी करने की वजह से हुआ है या कोई बैड सिग्नल है, ऐसा कुछ मत समझो। तुरंत मौके पे मुझे कुछ अच्छी दवाइयाँ मिली और मैंने लगाया और सब कुछ ठीक हो गया। उस वजह से 6 महीनों तक मैं अपने घर बैठा था। मुझे वक्त मिला अपने बिजनेस के बारे में सोचने का कि कैसे बेहतर कर सकते हैं। और उसी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिला मंडी पेटे में अपना बिजनेस शुरू करने का। जब मंडी पेटे के दुकान में अपने बिजनेस शुरू करने का सोचा तब पिताजी ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि खुद की दुकान छोड़कर कोई बेवकूफी होगा जो दूसरी दुकान जाना चाहेगा। मैंने कहा नहीं पिताजी, मैंने MBA किया है, मेरा एक अलग विजन है। मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे एक नई जगह चाहिए। अगर जगह बड़ी होगी तो ही मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। डिस्प्ले करने के लिए चीजें चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरी तरह से नो 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 कह दिया। मैं अपनी माँ के पास जाके रोने लगा, कहा कि पिताजी को कन्विंस कीजिए, मुझे नई दुकान चाहिए। मेरे पति के सामने उसने रोना शुरू कर दिया। जब उसने नए दुकान की बात की तो इन्हें भी बहुत बुरा लगा। मैं फिर से अपने पिताजी को गया, आखिरी बार कन्विंस करने के लिए उनके पैरों पर गिर गया। पिताजी ने कहा नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना। उस वक्त मैं जिद पे अड़ गया। मैं करना ही चाहता था, ठान लिया कि किसी भी हाल में दुकान बनाकर ही रहूंगा। मैं सीधे गया अमर सर के पास और किरण सर से कहा कि मुझे ज्वेलरी शॉप बनाना है। मैंने ये नहीं सोचा कि वो क्या सोचेंगे, दोनों बिग शॉट्स बड़े लोग थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। ऐसे वक्त में जहाँ मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो कौन सपोर्ट करेगा। सच कहूँ तो इस मदद में मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी किया मेरे हस्बैंड ने किया। मेरे हस्बैंड ने बिना मुझे बताए विश्वास की पूरी तरह से मदद की। मैंने कहा थैंक्स जीजू, किसी ने मेरी मदद नहीं की, आप अकेले हो जिन्होंने मुझे पैसों में इतनी मदद की। लेकिन जीजू मैं इतने पैसों से अपनी दुकान चला नहीं पाऊंगा, मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करूंगा, ज्वेलरी में आगे काम नहीं करूंगा। तब जीजू ने कहा बताओ विश्वास तुम्हें कितना चाहिए? 1 kg 2 kg की जरूरत है, मैं मदद करूंगा। जीजू आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, मुझे सच में इतने पैसों की जरूरत है, हो पाएगा? 100% दूंगा, ऐसे मेरे जितेंद्र जीजू ने कहा। उनकी कही एक बात से मुझे इतना सपोर्ट मिला, ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब उन्होंने कहा कि रोना मत, कमजोर लोग रोते हैं, रोना तुम्हारा काम नहीं है, तुम में डेयरिंग है, तुम में जिद है कुछ कर दिखाने की। आज नहीं तो कल तुम जरूर कुछ कर लोगे, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त उन्होंने मुझे सोना खरीदने में बहुत मदद की, बट सिर्फ इतना सोना काफी नहीं था। ऐसे में मैंने अपना खुराफाती दिमाग चलाया। वो ये है कि मेरे दोस्त की एक लता जेरोक्स नाम की एक दुकान थी। एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें मेरे पिताजी ने MG रोड की बिल्डिंग को मेरे नाम पर किया था। मैंने उस डॉक्यूमेंट का पूरा कलर जेरोक्स बनाया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल के इस कलर जेरोक्स को सूटकेस में रख दिया। मेरे पिताजी बहुत सिंपल तरीके से काम करते थे। 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार उस सूटकेस को खोल के देखते थे कि सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, सिर्फ साफ सफाई करते थे। मेरे एक दूर के रिश्तेदार स्नेहा संगम बैंक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे।
मैं उन्हें प्यार से मामा बुलाता था। मैंने कहा मंजू मामा, मैं एक ज्वेलरी दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन भगवान के लिए पिताजी को ये बात मत बताइए। मुझे इस पेपर पर एक लोन दिलवा दीजिए। उस वक्त मेरे मामा ने मुझे 70 लाख रुपए का लोन दिलवाया। हमने पूरी दुकान बना ली और ओपनिंग में बड़े पापा को बुला लिया। बड़े पापा शॉक हो गए कि विश्वास तुमने ये कैसे किया, और ऊपर से विनोद तुमने भी उसे सपोर्ट किया। उन्होंने सारी ज्वेलरी देखी। वो एक बिजनेसमैन है, ही इज गोना नो। तुमने ये कैसे किया? मैंने कहा लोन लिया। तुम्हें लोन किसने दिया? मैंने कहा फ्रेंड्स ने लोन दिया। तुम्हारे कौन से अमीर दोस्त ने तुम्हें इतना बड़ा लोन दिया? जाने दीजिए ना पिताजी, जब आपसे मदद मांगी आपने तो की नहीं, मैंने कहीं से मैनेज किया। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। उसके बाद 2 महीने बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, तो मेरी लाइफ एकदम स्मूथ गाड़ी की तरह चल रही थी, और मेरी गाड़ी ने फास्ट लेन पकड़ ली थी। मैं, मेरा भाई विनोद, मेरे पिताजी सुबह 8 साढ़े 8 बजे दुकान खोलते थे, तब से लेकर रात के 10 बजे तक दुकान बंद नहीं करते थे। मैं जानबूझकर किसी भी शादी में घुस जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कौन कैसा ज्वेलरी पहन के आता है। फिर उस ज्वेलरी के बारे में मैं डिटेलिंग करता था, उसमें क्या जड़े हैं, वो कैसा नेकलेस है, और समझता था कि इस सेक्टर के लोगों को इस तरह का ज्वेलरी पसंद है, और उसी प्रकार से मैं ज्वेलरी और चेन डिजाइन करता था और कुछ हटकर नया बनाता था। उस डिजाइन को देखकर, उस नयापन को देखकर मेरे कस्टमर्स बार बार दुकान आते थे। किसी एक से 100 रुपए का फायदा करने से बेहतर है 10 लोगों से 10-10 रुपए का फायदा करो, और इसी वजह से मेरे 10 के 20 कस्टमर्स होते थे। पापा बहुत अच्छे थे। जब शौर्य पैदा हुआ तब मैं पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी, लेकिन उनकी खुशी से मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली और मैंने पापा का चेहरा देखा। उन्होंने कहा तुम ठीक हो ना बेटी, तभी ये खुशी अलग थी। उसमें एक फनी पार्ट कुछ ऐसा था, जब मैं स्कूल में था तब मैं थोड़ा सा सांवला था। मैं माँ की तरह था, मेरी दीदी मेरे पिताजी की तरह गोरी थी, तो सब मुझे छेड़ते थे कि तुम काले हो और तुम्हारी दीदी देखो गोरी है। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और हर बार मैं माँ से जाके पूछता था, माँ क्या आपने रागी की रोटी खाई थी या रागी के लड्डू खाए थे जिसकी वजह से मैं काला हुआ? और शायद दीदी के वक्त आपने अच्छा खाना खाया होगा, केसर खाया होगा, बहुत कुछ खाया होगा, ऐसे माँ को कहता था। ये वाला इंसिडेंट मेरे दिल में इस तरह से बैठा था कि जब मुझे बच्चा हुआ और नर्स आके मुझसे कह रही थी कि सर आपको बच्चा हुआ है, मैंने ये नहीं पूछा लड़का है या लड़की है, काला है या गोरा है, ये जरूर पूछा। नर्स भी हंस पड़ी और बोली आपको लड़का हुआ है और वो काफी गोरा है सर। वाह, मैं खुशी से पागल हो गया। अब हमारी लाइफ बहुत ही सुपर्ब चल रही थी, कोई भी तकलीफ नहीं है। मैंने पिताजी से कहा हम एक और दुकान बनाते हैं पिताजी, या एक घर बना लेते हैं। उन्होंने कहा घर नहीं दुकान बनाओ। मेरी माँ ने भी कहा दुकान बनाओ। तो एक और दुकान बनाने के लिए मैं कल्टेक सर्कल में आ पहुंचा। मेरे एक फ्रेंड है आनंद, जो आयन इंडस्ट्री से हैं। उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया कि मुझे एक ऐसा दुकान बनाना है। उनकी एक और फ्रेंड थी, श्रीनिवास जी और स्मिता जी। हम उनके पास गए, हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने एडवांस भी दिया। क्यों ना यही एक बड़ा सा शोरूम बना दे। बहुत ही हिम्मत जुटाकर हमने इस काम की शुरुआत की। हमने बढ़िया सा फर्नीचर भी बनवा दिया। मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ, पिताजी के सपोर्ट के साथ, इस बार मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया। देखिए, उसी सपोर्ट की वजह से मैंने नया दुकान बनाया। उन्होंने कहा विश्वास तुम दुकान ढूंढो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। पिताजी ने बहुत ही मेहनत कर रहे थे, दुकान ढूंढ रहे थे, दुकान के लिए सारी चीजें कर रहे थे, सब तैयार हो रहा था, सब अच्छा होने ही वाला था। तभी ऑल ऑफ अ सडन हमारी फैमिली को एक बैड न्यूज मिली। छत से पानी टपक रहा था, तो ये बात मैंने इनसे कही। इन्होंने कहा तुम एक काम करो, सो जाओ, तब तक मैं जाकर चेक करके आता हूँ। किसी ने दरवाजा खटखटाया, तब मैं सो रहा था। आवाज आई, हे विश्वास सुनो तुम्हारे रूम से पानी लीक हो रहा है। मैंने कहा बाद में देखता हूँ पिताजी, अब मुझे सोने दो। ठीक है तुम आराम करो, मैं देखता हूँ, वरना दीवार खराब हो जाएगा। मैंने कहा आप रुक जाओ, मैं जाकर चेक करता हूँ। उन्होंने कहा रहने दो बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं देख लूंगा। मैंने पिताजी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहाँ काफी सारे वायर्स थे, इलेक्ट्रिकल इशू हो सकते थे, इसीलिए मैं मना कर रहा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं खुद गया था वहाँ पे, मैंने पैर भी रखा वहाँ पर। उन्होंने कहा पीछे हटो, और पिताजी खुद चले गए वहाँ पर और उस पॉइंट पर चले गए। मेरी बात नहीं मानी, वो चले गए। थोड़े ही पास में वहाँ एसी थी, एसी का कुछ वायर था और वो जाकर चिपक गया। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी नहीं रहे। न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था, मेरी आंखों के सामने वो चले गए। भगवान ने इस परिस्थिति से उभरने की शक्ति दी हमारे विश्वास और हमारी माँ को। मैं सोच भी नहीं सकती कि कितनी तकलीफ हुई होगी, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। ऐसा बैड सिचुएशन किसी के भी लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि ऐसा बुरा वक्त किसी की भी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। मेरी मामी, मेरी आजी और मेरे मामा,
उनकी जो हालत हुई थी एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वो सबसे बुरा समय था हमारा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। यही शिकायत है भगवान से। हमने उन 3 महीनों में बहुत कुछ झेला। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं अपने बेटे को कैसे संभालती? आखिर कैसे संभालूं मैं अपने बच्चों को? आसपास के सभी लोग हमें सांत्वना देने की कोशिश करते थे, लेकिन हमारे आंसू नहीं रुके। बहुत बुरा समय था। पैसों की कोई कमी नहीं थी हमारे पास, लेकिन हमारे पिताजी को हम वापस नहीं ला पाए। उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल हम कभी नहीं भूल सकते। पिताजी वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मेरी छोटी बहन को मैंने बताया नहीं था, उसे इस बात की खबर नहीं थी। मुझे लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, छोटी मोटी कहीं चोट आई होगी, पापा ठीक होंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा था। उसके बावजूद भी मैं हाफ वे ट्रैवल करके आ रही थी। मुझे पता चला कि यहाँ से सब गांव की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। तभी पता चला कि कुछ बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। पापा नहीं रहे, इस बात को मैं कभी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। नहीं पापा है, नहीं पापा आ रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन वो नहीं रहे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। जब हम गांव पहुंचे, पूरा गांव आया हुआ था। सब प्यार करते थे उनसे। मेरे चाचा, मेरे रिलेटिव्स सब उनसे प्यार करते थे। वो लोग इतने स्वाभिमानी है कि अगर हम उन्हें कुछ देना चाहे तो भी वो लेते नहीं। मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मेरे पिताजी का 13वां किया। मुझे ये बाद में पता चला मेरे पास बहुत पैसा होगा, लेकिन इन सब कार्य के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। पूरे गांव को खाना खिलाना, उनकी समाधि बनाना, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं जब अग्नि दे रहा था मेरे पिताजी को, अग्नि देने के बाद मुड़कर नहीं देखते, कैसी जिंदगी है। मुझे किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। मेरे पति हर बात का ध्यान रखते थे। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जब वही नहीं रहे तो मैं इन सब चीजों का क्या करूँगी? 3 महीने बाद थोड़ी सी हिम्मत आई। अगर मैं ऐसे बैठी रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने खुद को संभाला। मेरे भैया डिप्रेशन में चले गए थे। गांव से आने के बाद भी काम में उनका ध्यान नहीं लगता था। इस मुश्किल घड़ी में मेरे चाचा के बेटे विनोद ने ही दुकान को 4-5 महीने संभाला था। इस परिस्थिति से पूरी तरह से बाहर आना, नई ज्वेलरी शॉप का सेटअप करना, ये जो स्ट्रगल है विश्वास के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। 2018 जनवरी 26 हमारे कल्टेक्स शॉप को थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर हमने वो शुरू कर दी। बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग हुई थी। ऐसे मौके पर हमने बड़े पापा को सबने मिस किया। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ऐसे वक्त में जब हम सब दुखी थे, भगवान किसी को भी ज्यादा दुख नहीं देता। तब दुकान बहुत क्राउडेड था, ऐसा क्राउड कि विश्वास खाना भी नहीं खाते थे। ऐसे मौके पर मैंने विश्वास को न्यूज दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा गांव में क्या फैसिलिटीज होंगी, कहीं और जाकर चेक करो, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कहीं और देखो। स्कैनिंग करने के बाद हमें पता चला कि ट्विंस है। माय गॉड, इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर मी। ट्विंस थे। हमें 2 लड़कियां हुई और ये बात जब उन्हें पता चली, वो खुशी से पागल हो गए। उनके लिए लड़कियां लक्ष्मी समान है। जब मेरी लक्ष्मी मेरी जिंदगी में आई तो मेरी लाइफ बदल गई। हर जगह खुशियाँ, कोई भी दुखी नहीं। हमने 2017-18 में शुरू किया था। जब 2019 आया, कोरोना, 19-20 क्रूशियल टाइम। उधार किया है, लोन है, पैसे नहीं है। सोचा उधार लेकर काम करो तो लोग नहीं है। ऐसे मौके पर हमारी माँ के सारे गहनों को बेचकर हमने हमारे उधार को चुकता किया। जब मैं इस बिजनेस फील्ड में आया, पुराने दोस्त सारे दूर हो गए क्योंकि कुछ लोग नौकरी करने के लिए बाहर चले गए, कुछ सॉफ्टवेयर में काम करने लगे। तो रोज मैं शटल खेलने के लिए बाहर जाता था। तो शटल खेलने के लिए मैं सोसाइटी के कॉलेज में जाता था। तो वहाँ जो कोई भी आते थे सब एल्डर्स थे। मेरे सारे फ्रेंड्स बड़े थे मुझसे। कोई पुलिस था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कोई जर्नलिस्ट था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ बने। उन्होंने फ्रेंडशिप को हमेशा से मेंटेन किया है। हम टोटल 12 फ्रेंड्स हैं। अगर बात करूँ तो वो इतने फनी है कि हमारे यंग एज से ज्यादा वो इस उम्र में मस्ती करते हैं। कभी कुछ भी हो जाए सबसे पहले तो हमें विश्वास ही याद आता है, क्योंकि हम कभी भी उठकर वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। हम कभी किसी गेम के बाद मिलते थे, तब हम 12 के 12 लोग मिलकर बहुत मस्ती किया करते थे। जब भी मिलते तो सिर्फ हंसते रहते थे, और जब भी मिलते थे तो हमें सिर्फ हंसाते रहते थे। हमारे एक दोस्त हैं नायक सर, हम हमेशा बात करते थे। वो दरअसल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। उन्होंने मुझे एक बार एक लाइन सुनाई थी, आपके और हमारे विश्वास के लिए विश्वास ज्वेलर्स।
ये मैंने किसी राइटर से या कंटेंट राइटर से नहीं लिखवाया, जो दिल में आया वो उन्होंने बता दिया था। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, और आज हमारी दोस्ती इस स्तर पर है। आज मैं उन्हीं की वजह से इतना खुश हूँ। ये हमारी दोस्ती 2004 में शुरू हुई थी। टिल डेट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। काम के साथ साथ फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना हेक्टिक बिजनेस डील्स, टेंशंस बहुत रहते हैं। उस टेंशन को रिलीज करने के लिए उन्होंने एक सुबह छोटा सा गैंग तैयार किया था। एक बार किसी वाटर टैंक में एक डूबते हुए बच्चे को विश्वास मामा और उनके पिताजी ने बचाया था। उसी तरह मुझे यहाँ बुलाकर मुझे नौकरी दी और एक जिम्मेदारी का काम दिया। मेरे करियर को हायर ग्राफ पे जाके पहुँचा दिया। आज मैं आपके सामने एक रिजल्ट के तौर पर खड़ा हूँ। मुझे उन्होंने एक बात समझाई थी, हमारे कस्टमर ही हमारे भगवान हैं। कभी भी कस्टमर को दुखी मत करना, क्योंकि हम हमारे भगवान को कभी दुखी नहीं करते। उसी तरह ये हमारे कस्टमर है, यहाँ स्टाफ भी हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं फिल्म्स का दीवाना हूँ और पुनीत राजकुमार का कोई भी फिल्म मैं छोड़ता नहीं। जिस दिन पुनीत राजकुमार जी की मृत्यु हुई वो दिन मेरे हस्बैंड के लिए बहुत शॉकिंग था। जब उनकी मृत्यु हुई मैं उस स्टेडियम में गया था। पुनीत राजकुमार जी के बर्थडे पर वो हमेशा अन्नदानम करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, गणेशोत्सव होता है। गणेशोत्सव में हर साल वो बहुत दान करते हैं। वो इंसान की अच्छाई को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, भले वो पैसे को इतना इम्पोर्टेंस ना दे। विश्वास को ज्वेलरी क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और कई सारे सामाजिक कार्यों के लिए देश विदेश में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साल 2022-23 में टाइम्स बिजनेस अवार्ड, विजय कर्नाटका के अचीवर्स ऑफ कर्नाटका अवार्ड, 2023 में उन्हें कन्नड़ा राज्योत्सव प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। 2024 में कन्नड़ा प्रभा अवार्ड, एशिया नेट सुवर्ण न्यूज के लंदन पार्लियामेंट्री अवार्ड, विस्तारा न्यूज द्वारा बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड, न्यूज फर्स्ट का ग्लोबल फर्स्ट अवार्ड, 39th न्यूज रिपोर्टर्स समिट में विश्वास जी को कल्पतरु पुरस्कार से नवाजा गया। इसी के साथ साथ जी कन्नड़ा के 2025 अचीवर्स अवार्ड और कई अन्य पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। तुमकुर के मेरे लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे इस तरक्की के पीछे मैं अपनी स्टाफ को जिम्मेदार मानता हूँ। उन्हें तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। भगवान हर चीज के लिए हमें तैयार करता है। आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहो। विश्वास को सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं भगवान को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, पूरे देश भर में विश्वास ज्वेलर्स का नाम होगा। सिर्फ इंडिया ही क्यों, वर्ल्ड वाइड इसका शोरूम होगा। मेरी बस यही प्रार्थना है। मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता रहूंगा। आप तरक्की करते रहिए। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रहे। आपको हमेशा मैं सपोर्ट करता ही रहूंगा। विश्वास हो, विश्वास ज्वेलर्स हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप तरक्की करते रहो विश्वास भैया। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा। आई लव यू एंड आई एम ऑलवेज विद यू। ऑल द बेस्ट एंड लव यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बिग बॉस। ऑल द बेस्ट। आपका शुभ हो, सब मंगल हो आपके और हमारे विश्वास के लिए। विश्वास ज्वेलर्स। ऐसा लगा कि मेरे पिताजी की आत्मा मुझसे कह रही है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अपना काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो।